सिंध समूरी सोन सिंध सजी सुरहान, सिंध समूरी सोन सिंध सजी सुरहान, मौज भरियो मेहरान सदा वहे सिंध में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज पारस मीरानी। काफी लोग मुझे जानते भी होंगे शायद। आई बिलोंग टू 51st कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम and first of all I'm deeply honored and highly grateful to Mehran Council and its organizers for arranging such a wonderful seminar। तो मैंने अपने साथ दो ही मेंटोर्स रखे थे। एक थी मैडम फरजाना मीरानी, वो सर की जो थी बेंचमेट थी। नाउ शी इज सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर डोगरी। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आप अभी भी ग्रेजुएट्स हो रहे हैं या अगर आपका माइंड है कि हमने सीएसएस करना है या पीएमएस करना है, क्योंकि देखे ना यू पीपल आर वेरी लकी, आप लोगों को 6 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, 3 सीएसएस के और 3 पीएमएस के। क्योंकि पीएमएस पहले सिंध में रेगुलराइज नहीं था, अब रेगुलराइज हो रहा है। हर साल जो है वो पीएमएस के एग्जाम हो रहा है, उसमें अच्छी पुलिस की भी सीट्स आ रही है, डीएसपी की, पीएमएस की भी सीट्स आ रही है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमने सीएसएस ही करना है तो दूसरी किसी फील्ड में ना जाए, लाइक उस पे ही जो है ना स्टक रहे जैसे मैं थी। केस आप कोई छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं, ऑब्वियसली इतनी लॉन्ग जर्नी है, किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं बनना, सेल्फ मेड होना है। तो लेकिन आप लोगों ने प्लान बी बाद में रखना है जब तक आपके अटेम्प्ट्स खत्म नहीं हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, आप लोग हो जाएंगे अगर आपको ठीक गाइडेंस मिलती है। So, ये कुछ अवामिल हैं जिसकी वजह से ऐसे में पर्टिकुलरली लोग फेल होंगे। सेकंड क्वेश्चन इज आई वुड हैव अ कमेंट एंड देन पारस वुड स्पीक ऑन दैट। ऑप्शंस कौन से होने चाहिए, या आईआर पॉलिटिकल साइंस ठीक है या नहीं है, या कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है। सो द स्टार्टिंग लाइन इज द बेस्ट सब्जेक्ट इज, पर्टिकुलरली द बेस्ट स्कोरिंग इज द बेस्ट प्रिपेयर्ड वन। आप इस साल का रिजल्ट देख लें 2023 का एंड 22 का, पीपल हैव फेल्ड सिंधी हिस्टोरिकली। मैं क्योंकि सिंधी पढ़ाती भी हैं और हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज के पेपर में फेल होना इज एन एक्सेप्शन, इज अ मिसनॉमर, इट्स अ नॉर्मली। सिंधी के पेपर में लोग फेल हुए। सो आई मेट विद ही इज अ गुड सीनियर एट पंजाब यूनिवर्सिटी चेकर। उन्होंने बताया कि सर ये लोग जो है ना सिंधी के पेपर को ऐसे मजाक समझ बैठे हैं। दे डू नॉट राइट रेलेवेंट पोएट्री, they do not write relevant sources, they do not। एक वीक में एक ऐसे लिख रही हूँ तो मंथ में कितने एसेज हो गए? 4 एसेज हो गए। तो जब आप एग्जाम में बैठते हैं और आपके पास टॉपिक आ जाता है तो आप बिल्कुल इजीली जो है विद इन 3 आवर्स उसको लिख लेते हैं। एक तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और दूसरी ये होनी चाहिए कि आप लोगों ने जो टॉपिक है ना वो वाइजली चूज करना होता है। ठीक हो गया, मतलब वो टॉपिक जिससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज भी हो और जिसकी डायमेंशंस बिल्कुल क्लियर हो, आप लोगों को पता हो कि ये कौन सा डायमेंशन पूछ रहा है। सर ने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब जैसे 2020 में एक ऐसे आया था कि इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन, तो इसमें देखिए बहुत ही इजी है, या तो आपको येस करना है या तो आपको नो करना है। मतलब या तो पाकिस्तान को रेडी करना है फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन या तो नो करना है। मतलब आप दोनों में से दोनों स्टांस ले सकते हैं ना, आपकी अपनी ओपिनियन है। अगर आप ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान रेडी है तो उसके लिए भी आप लोगों को सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। अगर आप नो करते हैं तो उसके लिए भी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अब ये बात नहीं होगी कि आप ऊपर वाले पैराग्राफ में पाकिस्तान को रेडी करते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन के लिए और सेकंड वाले पैराग्राफ में कहते हैं कि बस हो गया, पाकिस्तान रेडी नहीं है डिजिटल रिवॉल्यूशन के लिए। तो ऐसे नहीं होगा। जो स्टांस आपने लिया होता है शुरू में, इसको ही सपोर्ट करना होता है, इसको सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स एविडेंसेस देने होते हैं, कोट्स लिखने होते हैं, उनको सपोर्ट करना होता है। ठीक हो गया। अब तीसरी बात ये होती है कि आप जब ऐसे का, मेरी तो स्ट्रेटेजी ये होती थी, सर से भी मैंने ये सीखा था कि जब मैं टॉपिक चूज करती थी ना, मैं खुद ही पूछती थी कि ये दिस ईयर टॉपिक क्यों आया है। क्योंकि देखिए ना, अगर 2020 का हम पेपर उठाएंगे तो उसमें कश्मीर के टॉपिक पे भी आया है और डिजिटल रिवॉल्यूशन पे भी था, IMF पे भी था। तो आप रिसेंट उस ईयर्स में देखें, कश्मीर पे भी डेवलपमेंट्स हुई थी कश्मीर इश्यू पे डेवलपमेंट्स, रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो मैंने देखा कि फ्यूचर ऑफ कश्मीर पूछ रहा है ना, मैं नहीं लिख सकती इस पे, लिख भी सकती हूँ लेकिन वो उस तरीके से नहीं लिख पाऊंगी। शायद मैं जो फ्यूचर समझ रही हूँ वो ना हो और इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। तो उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक था, इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो मैंने कहा यस, या तो मैं यस करा सकती हूँ या तो मैं नो करा सकती हूँ। मेरे पास एविडेंसेस भी हैं भाई,
उस टाइम करंट गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, डिजिटल पॉलिसी आ गई थी, ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था, ई गवर्नेंस आ गई थी, इवन जो रेलवे की टिकट्स थी वो भी ऑनलाइन हो गई थी, ई टिकट्स का कॉन्सेप्ट आ गया था, डिजिटल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ गया था, ई कॉमर्स का आ गया था। तो मेरे पास बहुत डेटा थी और मैंने बिस्मिल्लाह करके उस पे ऐसे लिख लिया था। ने क्या लिखा, he just went on telling causes, effects, historical background and the definitional scope of terrorism which has got nothing to do with what the examiner has asked. So after correct English, relevant content is important. Number 3 is errors related to punctuation, errors related to for that matter spelling. फिर उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर, कि आपकी आउटलाइन कैसे बनी हुई है, इज इट मेड इन लाइन विथ द सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ मेकिंग आउटलाइन। फिर आउटलाइन में अगर आपने 16 आर्गुमेंट्स कहे हैं, मैं बयान करूंगा, तो आगे आपने 10 आर्गुमेंट्स तो नहीं लिखे। सो एस्पायरेंट्स प्रॉमिस समथिंग एल्स इन आउटलाइन एंड दे राइट समथिंग एल्स वंस दे राइट इन देयर essay. Last but not the least, talking debate, I just put it on a pause. लास्ट उसमें यह है कि भाई एस्पायरेंट जो है ना वो फुल लेंथ ऐसे 3 घंटों में लिखी नहीं बाहर है, कि आप लोगों ने ग्रामर ठीक लिखा है या नहीं लिखा। अब यूनिवर्सिटी में तो आप जो पेपर में लिख रहे होते हैं, टीचर्स जस्ट अलाउ यू के इज एम आर डू डज की जो गलतियां हैं, दे जस्ट सिंपली टर्न अ ब्लाइंड आई टू दिस। लेकिन जब आप CSS के एग्जाम में होंगे तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज करेक्ट इंग्लिश। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इंग्लिश के बाद आपका रेलिवेंट कंटेंट है। मसलन आपसे बात पूछी गई है कि इज कॉलोनियल मेंटालिटी इंपीडिंग पाकिस्तान्स प्रोग्रेस, सो हैव यू जस्टिफाइड दिस टॉपिक इन अ रेलिवेंट मैनर, हैव यू आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन अ मैनर दैट व्हाट यू वर आस्क्ड। मैं उसकी